दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो में ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर आधारित वीडियो दे रहा हूं, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, और 11th से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो है सिलेबस के लिए भी जो है बहुत महत्व रखता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये सब चीजें आज तक जो है रहस्यमय बना हुआ है, और इसी पर जो है वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्य को रखते हुए जो है पृथ्वी की उत्पत्ति को जो है सामने लाया गया है, जिसमें विभिन्न विद्वानों का, विभिन्न वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ को समझने के लिए बहुत ही जो है आपको धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुनना होगा। आप जो है धैर्यपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको जो है पृथ्वी की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होगी। तो चलते हैं हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने जो है बोर्ड पर कुछ जो है अंकित किया है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सभी ग्रहों में से एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल की उपलब्धता पाई गई है। मंगल की बातें जो है अभी क्षण करके आ रही हैं, तो अभी पृथ्वी की बातें हैं, इसलिए अनोखा ग्रह क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल की उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के जीव जगत की प्राप्ति संभव हो पाई है। तो इसकी उत्पत्ति को समझने के पहले आपको सौर मंडल की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई है, सौर मंडल की भी उत्पत्ति उस प्रकार से हुई। तो पहले सौर मंडल आया, तो सौर मंडल की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से हुई है, उसी प्रक्रिया से जो है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यहां तक स्पष्ट हुआ। तो सौर मंडल और उसके सदस्य पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसकी आयु की जो समस्याएं आज तक रहस्यपूर्ण है, उसके समाधान के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी जो है खोज किया है। लेकिन यह जो है ऐतिहासिक से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह क्या है, सत्य से परे है। आप यदि इस सिद्धांत को मानते हैं तो आप सही हैं, यदि इस सिद्धांत को आप नहीं मानते हैं तो आप जो है इसे आप नहीं मान सकते हैं। तो इसी पर आधारित है कि विभिन्न तथ्यों को विद्वानों ने दिया है, और उस तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की जो है बातें कही है, जो अभी भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं। इसकी सबसे पहला पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले प्रयास करने वाले हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दा बफन महोदय थे, जिन्होंने क्या किया, कमेंट हाइपोथेसिस अर्थात पुच्छल तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और ये प्रतिपादन उन्होंने 1749 ईस्वी को किया, और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति पुच्छल तारे परिकल्पना के आधार पर हुआ है। अब जो ही हमारे फ्रांसिस भूगोलवेत्ता कास्ते दा बफन महोदय ने पुच्छल तारा परिकल्पना की बातें कही, उसके बाद में जो है कई विद्वानों की जो है होड़ लग गई, और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई विद्वानों ने जो है अपने अपने जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अंत में आकर के क्या हुआ कि ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया। तो दो भाग में यहां पर चर्चा करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो दो भागों में, किसके आधार पर, तारों की संख्या के आधार पर, ध्यान देंगे, तारों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया। तो एक जो है हमारा अद्वैतवादी संकल्पना, जिसे मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट या पैतृक संकल्पना, पेरेंटियल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा कौन सा संकल्पना आया, द्वैतवादी संकल्पना। एक अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा द्वैतवादी संकल्पना। अब ये जो है इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूं
तो घंटों लग जाएगा। तो मैं संक्षिप्त में आपके सामने जो है जो गुड़ बातें होंगे मैं उन्हें रखूंगा। तो क्या है कि अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना में क्या है कि इसमें जो है विद्वानों ने कहा कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है इस संकल्पना के आधार पर, तो इन्होंने कहा कि एक तारा के आधार पर है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किसके आधार पर? एक तारे के आधार पर ही जो है ग्रहों की उत्पत्ति को माना जाता है, इसलिए अद्वैतवादी संकल्पना कहा गया है। तो अद्वैतवादी संकल्पना के मानने वाले हमारे कई विद्वान हैं, जिसको हमने जो है यहाँ पर लिखा भी है। देखिए कि पुच्छल तारा परिकल्पना, जिसका जो है हमने बोला कि सबसे पहला प्रयास फ्रांसिस भूगोलवेत्ता कास्तेदर्बाफन ने बोला था कि आकाश में जो है एक पुच्छल तारा घूम रहा था तेजी गति से, और वह सूर्य के करीब आया और वह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वह तेजी से पर आगे की ओर निकला और कई भागों में खंडित हो गया। फलस्वरूप जो है विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें पृथ्वी भी उसमें शामिल है। तो अद्वैतवादी संकल्पना के प्रतिपादक तो खुद हमारे कास्तेदर्बाफन हुए, जिन्होंने 1749 ईस्वी में जो है प्रतिपादन किया। उसके बाद वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे गैसेस हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, इसे इमैनुअल कांट महोदय ने दिया, जो 1755 ईस्वी में दिया। इस पर भी मैं हल्का फुल्का चर्चा करूंगा। तो वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में दिया, यानी कि इन्होंने बतलाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति में गैसों की भागीदारी है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। फिर है क्या है कि निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी किसने दिया? लाप्लास महोदय ने दिया, ये 1796 ईस्वी में। लेकिन निहारिका परिकल्पना सिद्धांत जो लाप्लास महोदय ने 1796 को दिया, इसके बाद में इनके संशोधन को लाप्लास महोदय के निहारिका परिकल्पना सिद्धांत को रॉस महोदय ने संशोधित कर और भी जो है विस्तृत रूप से इसका जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसके बाद में क्या है कि उल्का पिंड परिकल्पना सिद्धांत आया। ठीक है, मेटेरिक हाइपोथेसिस, और इसे जो है प्रतिपादित करने वाले लोकयर महोदय थे, जिसे जो है उन्होंने 1919 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया। अब थोड़ा सा वायव्य राशि परिकल्पना पर हम चर्चा करते हैं। इमैनुअल कांट महोदय ने वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन 1755 ईस्वी में किया। इन्होंने गैसेस हाइपोथेसिस सिद्धांत के आधार पर बतलाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है गैसों के आधार पर हुई है। इस पर जो है हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो क्या है कि देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो हमारा वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसमें उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को आधारित माना कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रह्मांड है हमारे ब्रह्मांड में जो है पहले से दैव निर्मित आदि पदार्थ क्या थे? विराजमान थे, उपस्थित थे। ये क्या हो रहे थे? जो दैव निर्मित आदि पदार्थ पहले से विराजमान थे, उपस्थित थे, वो किस अवस्था में थे? वो शुरू में जो थे बिल्कुल जो है कठोर रूप में थे, शीतल रूप में था और गतिहीन रूप में था। यानी कि वो कठोर भी था, ठंडा भी था और उसमें किसी प्रकार की गति नहीं थी। लेकिन फिर ये कहते हैं, कांट महोदय का पुनः कहना है कि ऐसा मानते हैं वो कि इसमें किसमें दैव निर्मित अर्ध पदार्थ में आपस में टकराव हुआ, और जब ये आपस में क्या हुए, ये टकराने लगे, तो टकराने के फलस्वरूप निश्चित रूप से क्या होता है कि ताप बढ़ता है। जब ताप बढ़ा तो इसमें गति आई, और जब गति आई तो ताप में वृद्धि हो गई। ठीक है, गतिशील हो गया, और क्या हुआ कि फलस्वरूप जो है ये भ्रमण गति की शुरुआत हो गई। यानी कि ये भ्रमण करने लगा, घूमने लगा। ठीक है, ये घूमने लगा। अब ये आगे चलते हैं, और इसी को जो है क्या हुआ, ये हमारा जब ताप, गति और इसमें भ्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गए, तो ये हमारा निहारिका में बदल गया। कौन? ये हमारा दैव निर्मित अर्ध पदार्थ की बातें हो रही है, जो कठोर, शीतल और गतिहीन था। अब आगे चलते हैं कि निहारिका में जब ये बदल गया, नेबुला में परिवर्तित हो गया, तो फिर क्या हुआ कि ये नेबुला तीव्र गति से घूमने लगा। क्या करने लगा? नेबुला तीव्र गति से जो है ये नेबुला हमारा घूमने लगा, और निहारिका के बीच के भाग में
ये क्या हुआ, निहारिका के ये बीच के भाग में क्या हो गया, यहाँ पर उभार उत्पन्न हो गया। और ये जो उभार जब उत्पन्न हुआ इसमें, ठीक है, उभार जब उत्पन्न हुआ तो इससे जो है क्या निकला, एक छल्ला निकला। वो हमारा एक छल्ला निकला, पुनः उसमें क्या हो गया, ये छल्ला निकलने के बाद में गांठ पड़ गया। फिर इस छल्ले से जो एक छल्ला निकला, इससे फिर जो है एक छल्ले निकले, एक छल्ले निकले, एक छल्ले निकले, और इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर के छल्लों की संख्या 9 निकली। और ये जो है हमारा 9 ग्रहों का जो है निर्माण हुआ, या 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई दोस्तों। हालांकि वर्तमान में जो है एक ग्रह जो है हमारा बौने ग्रह के श्रेणी में आ गया है। यदि समय मिलेगा तो मैं जो है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इस प्रकार जो है हमारे इमैनुअल कांट महोदय ने जो है वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को बतलाने का प्रयास किया है। कुछ दिन तक ये चला, लेकिन इसके बाद इसमें भी जो है कई विद्वानों ने जो है इसका आलोचना किया। अब इसके बाद में जो है लाप्लास महोदय की भी हमने चर्चा किया। तो लाप्लास महोदय ने भी निहारिका परिकल्पना सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और इन्होंने भी जो है ये नेबुलर हाइपोथेसिस को आधार माना। और इन्होंने भी क्या कहा, यहाँ इन्होंने एक छल्ले की बात कही, लेकिन निहारिका में जो है उन्होंने क्या बोला कि इससे 9 छल्ले निकले। इसके बाद में पुनः जो है रॉक्स महोदय ने भी जो है इसमें संशोधन किया। और इस प्रकार जो है यदि आप देखें तो एक के बाद एक विद्वानों ने जो है इसमें संशोधन करते गया, और आज तक जो है इसमें संशोधन जारी है। और हो सकता है कि नया भी जो है एक जो है सिद्धांत आ जाए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो यहाँ एक तारे पर हमने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति को बतलाया। हमने पहले बतलाया कि बहुत विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने एक तारे के आधार पर ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया। अब जो है दूसरा परिकल्पना जो आ रहा है वो द्वैतारक परिकल्पना, जिसमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 2 तारे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और उन्होंने बतलाया कि नहीं, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो एक तारे से न होकर के 2 तारे से हुई। इसी से जो है हमारे पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। तो 2 तारे से जिन्होंने जो है अपना मत को दिया, माना, वो कौन कौन विद्वान थे, इस पर जो है जल्दी जल्दी सरसरी निगाह डालते हैं। तो सबसे पहले ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत को जो है चैम्बरलिन महोदय ने दिया। किसने? टीसी चैम्बरलिन ने जो है 1905 ईस्वी में दिया। उसके बाद में जो है ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत जो हमारे जेम्स जिस ने 1919 ईस्वी में दिया, और पुनः ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत को जो है फिर संशोधित रूप जैफ्रीज महोदय ने 1929 ईस्वी में दिया। और यह जो है काफी हद तक जो है ये सत्यता के करीब पहुंचा, लेकिन बाद में भी जो है इस मत का भी जो है वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने खंडन किया, और ये भी जो है अल्प मत में आ गया। और ये भी जो है उसी तरह से जो है अन्य सिद्धांतों की भांति ये जो है उसी जगह में आ गया। अब फिर देखते हैं द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस की बातें हो रही है उसमें। तो रसेल महोदय ने द्वैतारक परिकल्पना के आधार पर बतलाया कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो मुख्य रूप से किस पर हुई है? 2 तारों के आधार पर हुई है। अगला सिद्धांत विखंडन का सिद्धांत। तो विखंडन का सिद्धांत जो है रॉसजन महोदय ने दिया। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादित डॉक्टर अल्फ्वेन महोदय ने दिया। किसने दिया? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना सिद्धांत को डॉक्टर अल्फ्वेन महोदय ने दिया। यही आप देखिए निहारिका मेघ सिद्धांत, इसे जो है अंतरिक्ष धूलीय हार परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो निहारिका मेघ सिद्धांत या अंतरिक्ष धूलीय हार परिकल्पना सिद्धांत को डॉक्टर वॉन विज सैकर महोदय ने 1944 ईस्वी में दिया दोस्तों। अब 9 तारा परिकल्पना सिद्धांत, नोवा हाइपोथेसिस की बातें हो रही है। तो प्रोफेसर फेड हॉसन और लिटिलटन महोदय ने 1939 ईस्वी में यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके बाद में अंतर तारक धूलि परिकल्पना सिद्धांत आया। क्या आया? अंतर तारक धूलि परिकल्पना सिद्धांत आया,
जिसे जो है ऑटो सिम्ड महोदय ने 1943 ईस्वी को दिया। फिर जो है शिफिट साध्य सिद्धांत आया, तो शिफिट साध्य सिद्धांत जो है एसी बनर्जी ने दिया और ये 1942 ईस्वी में आया। ठीक, और फिर जो है आया हमारा घूर्णन एवं ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत, इसे जो है रॉन्सजन महोदय ने दिया। किसने दिया? रॉन्सजन महोदय ने दिया। यहाँ भी आप देखिए कि विखंडन का सिद्धांत भी रॉन्सजन महोदय ने दिया और घूर्णन एवं ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत को भी जो है रॉन्सजन महोदय ने दिया। वहीं आप देखें कि बृहस्पति सूर्य द्वय तारक परिकल्पना क्या है? बृहस्पति सूर्य द्वय तारक परिकल्पना को E.M. ड्रोविसेवस्की महोदय ने 1947 ईस्वी में दिया। और इस प्रकार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है एक तारक और द्वय तारक के मत के आधार पर जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना जाता है। अब एक तारे और दो तारे की परिकल्पना को हमने आपके सामने रखा, तो इस प्रकार हमने जितने भी सिद्धांत का प्रतिपादन को आपके सामने प्रस्तुत किया, उन सभी परिकल्पनाओं का सर्वमान्य सिद्धांत प्राप्त नहीं माना जाता है। ठीक है, वो सर्वमान्य सिद्धांत के अभाव में मात्र एक परिकल्पना ही बन करके रह गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसका जो है तर्क नहीं दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि जब भी कोई परिकल्पना आया, जब भी कोई सिद्धांत आया, तो तुरंत उसके बाद में एक जो है उसी के जो है काट में एक नई परिकल्पना या नया सिद्धांत आ गया और उसके बाद में क्या हुआ, उसका तुरंत खंडन कर दिया गया और इस प्रकार जो है वो परिकल्पना मात्र परिकल्पना ही बन करके रह गई। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि भविष्य में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित और भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति को आपके सामने बहुत संक्षिप्त में रखा। ये बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों। तो ये सूर्य की स्थिति है और मैं एक सूत्र दे रहा हूं, यह देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और यम की स्थिति है और हम जो है यमलोक में चला गया है। क्यों? क्योंकि उसे 1930 ईस्वी में खोजा गया था और इसे जो है 9वां ग्रह माना गया, लेकिन जो है 2006 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने बोल दिया कि यम को अब यमलोक में भेज दो, क्योंकि यह बौना ग्रह है और जो नियम जो है विभिन्न ग्रहों का जो है मान्यताएं हैं, उस मान्यता पर यह जो है सटीक नहीं बैठता है, इसलिए यह ग्रह अब जो है बौना ग्रह के रूप में आ गया है। तो ये हमारे जो है 8 ग्रह है। मैं इसका एक सूत्र दे देता हूं कि कभी नहीं आप भूलेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार। देखेंगे सूर्य है यहाँ पर, आपका सूर्य है, देख ले एकदम जो है सरसरी निगाह से। हाँ देखिए, आप मैं दे रहा हूं बुसु प्रेम बृहस यूनेप। ठीक है, अब देख ले, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो। तो प्लूटो जो है हमारा ये खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से जो है ग्रहों की संख्या का आपके सामने जो है मैंने जो है सूत्र दिया। क्या दिया? बुसु प्रेम बृहस यूनेप और जो अंत में आया प्लूटो जो है वो हमारा बौना ग्रह हुआ। तो आज मैं इतना ही आपके सामने वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। कैसा लगा आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत